Hello everyone, I welcome you once again to the YouTube classes of Sarji Academy. So फिजिक्स के यूनिट वाइज जो हम टेट की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम ऑलरेडी 4 वीडियो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स के साथ. आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इन 3 टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यू के साथ. तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास दैट इज SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको टेट में देखने को मिलते हैं जिसमें आपसे बेसिक यूनिट्स ही पूछे जाते हैं. SI यूनिट पूछ लिया, उसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया. सो इंपॉर्टेंट है आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो पहले हमने इसी के आपके SI यूनिट्स कंसीडर किए हैं. सो देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के आपके पास SI यूनिट क्या होते हैं. सो वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू nRT, इट इज आइडियल गैस इक्वेशन. अब यहाँ पे P आपके पास क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, N इज नंबर ऑफ मोल, R आपके पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसके यूनिट्स हमें निकालने हैं. एंड T की अगर हम बात करें तो T है हमारे पास टेम्परेचर. सो देखो हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे R की, क्योंकि ऐसा यूनिट R के निकालने को बोला गया है. सो अगेन द सेम फिनोमिना, जिसको निकालना है उसे एक साइड रखेंगे, बाकी दूसरी साइड रीअरेंज करेंगे. सो PV डिवाइडेड बाय NT. अब प्रेशर की अगर हम बात करें, सो प्रेशर के आपके पास जो यूनिट होते हैं वो अगर हम देखें तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब न्यूटन मीटर -2. ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंगली. वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब. N नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मोल. एंड अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर के आपके पास आएंगे केल्विन. ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास बनेगा R इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर -2 और यहाँ पे है क्यूब. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस इज न्यूटन मीटर, मोल ऊपर जाएगा तो इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स. तो आपके पास जो यूनिट्स आए दैट इज न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. अब अगर हम देखें सो न्यूटन मीटर में हमारे पास यूनिट नहीं है. यस, यहाँ पे ये ऑप्शन में इतना जरूर मैच कर रहा है ना, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. सो अब हम ये देखेंगे क्या हम न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं. सो अगर हम देखें जूल किसके यूनिट होते हैं, आपके पास वर्क के यूनिट होते हैं. तो जूल अगर आपके पास वर्क के यूनिट हैं, वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें सो फोर्स के यूनिट्स आपके पास आएंगे न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट के आएंगे मीटर. तो यस, ये जो यूनिट है ये आपके पास किसके हैं, वर्क के ही यूनिट हैं. एंड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज व्हाट, जूल. एंड वी नो दैट 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है. सो यहाँ पे हम न्यूटन मीटर की जगह लिख सकते हैं जूल. सो आपके पास जो यूनिट्स बनेंगे दैट इज जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. नाउ आपकी ऑप्शन जो है वो मैच कर रही है. सो ऑप्शन सी इज द राइट वन. SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, R की आपके पास जो वैल्यू होती है दैट इज 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. तो ये आपके पास इसकी वैल्यू होगी. ठीक है, सो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसके यूनिट्स एज वेल एज इसकी वैल्यू के बारे में भी. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. द स्पेसिफिक हीट रिलेशन फॉर आइडल गैस इज. स्पेसिफिक हीट रिलेशन पूछा गया है किसके लिए, आइडल गैस के लिए. सो देखो रिलेशन हमने पढ़ते हैं बाय यूजिंग द मेयर्स फॉर्मूला. इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा आपसे पूछ लेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल गिव द वैल्यू ऑफ द मेयर्स फॉर्मूला. तो आपको पता होना चाहिए मेयर्स फॉर्मूला भी क्या है. सो दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R. तो ये रिलेशन होता है आपके पास स्पेसिफिक हीट्स के बीच में आइडल गैस के लिए, वेयर CP आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दिस इज इक्वल्स टू R विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर है. CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R. ये रिलेशन होता है
किसके बीच में, स्पेसिफिक हीट रिलेशन आइडल गैस के लिए। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज याद रखना कि जो Cp है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ये हमेशा Cv से बड़ा होगा। ठीक है, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अब स्पेसिफिक हीट बेसिकली होती क्या है ये भी हम साथ में ही देख लेते हैं। सो एज वी नो कि जो आपके पास हीट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस एज वेल एज द टेम्परेचर प्रोवाइडेड टू इट। तो हीट जो है ये इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। यहां से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है विच इज C। ये जो C आपने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है यही आपका होता है स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा T। सो ये है आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का ये रिलेशन आपको हेल्प करेगा टू कैलकुलेट इट्स यूनिट्स, इट्स डायमेंशंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे टेट में पूछे जाते हैं। तो ये चीज हमने एक साथ में ऐड की कि स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड यहां पे जो क्वेश्चन था द स्पेसिफिक हीट रिलेशन फॉर आइडल गैसेस, तो दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R विच इज ऑल्सो नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। और अगर हम देखें तो Cp जो है वो Cv से ग्रेटर होता है। क्यों, अब देखो ये है आपके पास स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, whereas this is specific heat at constant volume। ये है आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। जब आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो हीट है वो यूज होगी उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हीट देने के लिए भी, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी, और साथ के साथ अगर हम देखें सो अगर आप हीट प्रोवाइड करें तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो वो जो आपने हीट दी किसी सब्सटेंस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो दो तरीके से यूटिलाइज हुई, एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और एक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। वेयर एज सेम अमाउंट ऑफ हीट जब आप देते हैं किसी भी सब्सटेंस को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो वो सिर्फ एक ही तरीके से यूज होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम तो हमें कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम के लिए उसका कोई रोल नहीं है। तो अब यहां पे देखो उतनी अमाउंट ऑफ हीट सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रही है और उतने ही अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ा रही है। सो यहाँ पे हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी एक तरीके से Cp में, इसलिए Cp जो है ये ज्यादा होता है Cv के कंपैरिजन में। ठीक है, दैट्स व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। सो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको रिलेशन बताना था स्पेसिफिक हीट के बीच में आइडल गैस का क्या रिलेशन होता है। सो विच इज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो था ये सही था। सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट वन विच इज ऑल्सो नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास the relation between the gas pressure P and average kinetic energy per unit volume E is। आपसे पूछा गया है क्या रिलेशन है गैस प्रेशर P के बीच में, और ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे जो E है ये अकेला काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे E। ठीक, तो आपसे रिलेशन पूछा गया है P और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बीच में। सो ये रिलेशन आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। देखो इस रिलेशन को कैसे याद रखेंगे, आपने इधर E लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे, सो राइट हैंड साइड पे E को ही उल्टा करेंगे, मतलब 3 लिखेंगे। ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाय 2 इंटू P। सो ये रिलेशन होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। ठीक, जनरली वी गेट कंफ्यूज कि E इज इक्वल्स टू 2/3P था या फिर P इज इक्वल्स टू 2/3E था, क्या था। तो द वे टू रिमेंबर इट, सिंपली याद रखना अगर इधर E लिखा है सो इसका बिल्कुल अपोजिट उल्टा E इसके सामने आएगा, तो ये रिलेशन होता है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चूज करें तो देखो यहाँ पे तो हमें P को इज इक्वल टू किया है, तो P को इज इक्वल टू करेंगे तो P इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3 इंटू E। तो ये आपके पास बनेगा ये P इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू E। सो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें सो ऑप्शन D इज द राइट वन। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रोवाइड्स द बेस फॉर। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसके पॉस्टुलेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट पॉस्टुलेट से आपको क्वेश्चन जो है यहां से देखने को मिल जाता है, सो वो हम आगे देखते हैं। यहां पे आपको बोला गया है जो KTG है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये आपका एक बेस प्रोवाइड करती है किसके लिए। तो देखो जब भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात होती है आपको कुछ लॉज जो है वो हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ,
जो कि प्रेशर लॉ भी कहलाता है। तो ये जो तीनों मेन बेसिक लॉज हैं, ये मतलब दे आर बेस्ड ऑन केटीजी। तो काइनेटिक थ्योरी इन तीनों लॉज को एक बेस प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन दिया है बोथ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, डेफिनेटली इन्हें बेस प्रोवाइड करेगी। नन ऑफ दीज, बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ। सो यहां से देखें तो ऑप्शन ए जो है ये आपके पास करेक्ट है। अब देखो बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो द अनदर वे आउट टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड विद बॉयल्स लॉ, या तो सीधा सीधा आपसे लॉ पूछेंगे या फिर ऐसे पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ is obeyed during the isothermal process. So isothermal process मतलब जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट में आपका कौन सा लॉ जो है वो ओबे हो रहा है? सो बॉयल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव चार्ल्स लॉ। नाउ चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो चार्ल्स लॉ जो है ये आपको रिलेशन बताता है किसके बीच में? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है और आपका जो वॉल्यूम है इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देन ये जो डेफिनेशन है ये है आपके पास चार्ल्स लॉ की। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब चार्ल्स लॉ ओबे होगा ड्यूरिंग द आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कैसी होती है? जब आपका प्रेशर जो है वो सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। थर्ड आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ विच इज ऑल्सो नॉन एज गे-लुसाक्स लॉ को ही हम क्या बोलते हैं साथ के साथ? प्रेशर लॉ। सो ये जो गे-लुसाक लॉ है ये बेसिकली आपका कैसा लॉ है जिसमें आप पढ़ते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर और प्रेशर आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। सो दैट इज गे-लुसाक्स लॉ या फिर प्रेशर लॉ के नाम से जाना जाता है। एंड गे-लुसाक लॉ इज ओबेड ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस होती है जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सो देखो एक सिंगल क्वेश्चन से आपके कई कंसेप्ट एक्सप्लेन हुए। बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, गे-लुसाक लॉ क्या है, आइसोबारिक के दौरान कौन सा परफॉर्म होगा, आइसोकोरिक के दौरान कौन सा परफॉर्म होगा, आइसोथर्मल क्या कंडीशन होती है, तो वो सारे आपने साथ में एक्सप्लेन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रोवाइडेड अ बेस फॉर, सो दिस प्रोवाइड अ बेस फॉर बोथ चार्ल्स लॉ एज वेल एज बॉयल्स लॉ। तो ये इन लॉज के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास When do real gas approach the ideal gas behavior? किस टाइम पे जो आपकी रियल गैस है ये आइडल गैस का बिहेवियर अप्रोच करती है या आइडल गैस की तरह बिहेव करती है? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नीड टू मेमोराइज। कोई भी रियल गैस जो है ये कब हम बोलेंगे कि आइडल गैस की तरह बिहेव कर रही है? सो इट बिहेव एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है, आपकी जो रियल गैस है दैट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ आइडल गैस। तो वो आइडल गैस की तरह बिहेव करती है। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। एट लो प्रेशर एट हाई टेम्परेचर के ऊपर जो रियल गैस है वो एक आइडल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास in KTG, in kinetic theory of gases, it is assumed that, अब यहाँ पे कुछ है postulates हम साथ साथ में कवर कर लेते हैं कि kinetic theory of gases हमें बताती क्या है। So देखो kinetic theory of gases के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कोई भी गैस का सैंपल है तो उसमें आपके पास कलेक्शन होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें आपके पास हैं, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कुछ मास होगा और ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है, मान लो आपके पास N1 मॉलिक्यूल, N2, N3, इस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर एक का मास m है तो दूसरे का भी m होगा और तीसरे का भी m होगा एंड सो ऑन अप टू। ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल मास। ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल मास अकॉर्डिंग टू KTG। ठीक है, इनका जो मास होता है ये आइडेंटिकल होता है एंड अगर हम बात करें तो इनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली, एंड देयर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। वॉल्यूम क्या है? नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल।
ठीक है, सो नेग्लिजिबल होता है इसका जो वॉल्यूम है। तो हमने क्या देखा कि जो आपके पास गैस है दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑल आर ऑफ आइडेंटिकल मास और इनका जो वॉल्यूम है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है। अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो कोलिजन होती है दैट इज इलास्टिक कोलिजन का बिहेवियर फॉलो करते हैं और ड्यूरिंग कोलिजन इनका डेफिनेटली एक रैंडम मोशन भी होगा, सो दे विल फॉलो द कंसेप्ट ऑफ ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ये ब्राउनियन मोशन फॉलो करते हैं क्योंकि जब ये कोलाइड करेंगे तो इनका जो मोशन है वो इस तरीके से जिगजैग मोशन होगा। सो ये जो जिगजैग मोशन है ये आपके पास कैसा मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन। सो ये कुछ एक कंसेप्ट है जो आपको केटीजी के अकॉर्डिंगली ध्यान रखने हैं कि जो आपकी गैस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। वो जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑल हैव द आइडेंटिकल मास and has negligible volume as comparable to the sample of that gas और इनमें आपस में आपको एक elastic collision देखने को मिलता है and during the elastic collision they don't have any preferred direction, means they have a Brownian motion, zigzag motion जिसे हम बोलते हैं। So ये कुछ एक postulates हैं आपके पास KTG के। अब KTG के accordingly हम क्या assume करते हैं कि जो molecules हैं, so देखो उन सभी का mass क्या है, same है एंड वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये आपके पास सही होगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। द फिनोमिना ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट मे बी टेकन एज एविडेंस ऑफ। जो फिनोमिना है ब्राउनियन मोशन का विच इज अ काइंड ऑफ जिगजैग मोशन जो हमने अभी देखा। ठीक है, रैंडम मोशन होता है। जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो कोलिजन कंसीडर की जाती है दैट इज इलास्टिक कोलिजन और कोलिजन के बाद वो आपस में रैंडमली मूव करते हैं। जो जिगजैग मोशन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। और ये जो आपका ब्राउनियन मूवमेंट है ये किस चीज का एविडेंस लिया जा सकता है, सो दैट इज द एविडेंस ऑफ KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो ये आपके पास ऑप्शन ए जो है ये आपके पास सही होगा। ठीक है, सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, अभी हमने इसका कंसेप्ट पढ़ा तो यहां पे हमने इसे डायरेक्टली कर लिया। नेक्स्ट वी हैव जस्ट अ सेकेंड। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बताइए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कौन सा फिनोमिना सही है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। तो देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेसिकली वो मिनिमम टेम्परेचर है जितना मिनिमम हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपके पास कैसा टेम्परेचर होता है, व्हेन T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर है या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। सो आपको बोला है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली क्या होगा। नाउ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनकी कितनी होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी उस टाइम पे, है ना। तो ये आपके पास किसके बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर टोटली जीरो है। सो आप अगर देखें सो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं किसके साथ, क्योंकि हमें पता है ये जो काइनेटिक आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के बराबर। ठीक है, सो अगर ये आपके पास टेम्परेचर के बराबर है तो उस केस में हम अगर बात करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 केल्विन। सो अगर हम टेम्परेचर को 0 के पुट करते हैं सो हाफ mv² RMS इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम देखें तो हाफ तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू द 0, बचा क्या, v² RMS को 0 होना पड़ेगा। सो एट एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स की इसका स्क्वायर 0 के बराबर है, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये 0 हो जाएगी। अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड 0 हो जाती है इट मीन्स मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव नहीं करेंगे, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल सीजेस। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल का जो मोशन है ये रुक जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। आपके पास जो मॉलिक्यूलर मोशन है ये क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
And then another thing which you need to memorize from the given concept is कि absolute zero की वैल्यू कितनी होती है. So absolute zero means T is equals to 0 Kelvin के बराबर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज 9th one. So we have Boyle's law is applicable for an. Boyle's law जो है ये एप्लीकेबल है किसके लिए? तो देखो ये सारे कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Boyle's law की डेफिनेशन क्या है आपके पास? Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मींस आपका प्रोसेस कौन सा होगा? आपका प्रोसेस होगा आइसोथर्मल. तो बॉयल्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा? एट आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस होता है आइसोकोरिक. अगर आपके पास हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो एडियाबैटिक. और अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है तो वो आपके पास कहलाता है आइसोबारिक. बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आप याद रख सकते हैं आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, बट यहाँ पे आपको बॉयल्स लॉ सीधा सीधा बोला है कि एप्लीकेबल होगा किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए. सो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन अगर आपको पता है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आप इसे सीधा प्रूव कर सकते हैं कि बॉयल लॉ जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज. जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किसी भी गैस द्वारा, ये आपको बताना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, या इंडिपेंडेंट टू द डेंसिटी ऑफ द गैस. सो ये आप तभी बता सकते हैं इफ यू ऑलरेडी नो द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस और साथ में डेंसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है. सो ये रिलेशन आपको याद रखना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर RMS. ठीक है, यहाँ पे P आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, रो इज द डेंसिटी एंड VRMS इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसका स्क्वायर. सो यहां से आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है ये आपके पास किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ना कि डेंसिटी के स्क्वायर के साथ. सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास एक्यूरेट है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस. डेंसिटी ऑफ गैस के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11. The first law of thermodynamics is concerned with the conservation of. जो फर्स्ट लॉ है आपके पास थर्मोडायनेमिक का, ये आपका किसके ऊपर बेस्ड है? किसकी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है? सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये जो हीट है ये दो तरीके से यूज होती है. एक उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज में यूज होती है और साथ के साथ द वर्क डन बाय दैट सिस्टम उसके लिए यूज होती है. सो फर्स्ट लॉ आपके पास बेसिकली क्या है? dq इज इक्वल्स टू du प्लस w. ठीक है, सो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है. अब अगर हम देखें सो जितने अमाउंट ऑफ हीट हमने दी उतनी आपकी यूटिलाइज हुई, तो यहाँ पे आपका क्या कंजर्व रहा? एनर्जी कंजर्व रहता है. सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज कंजर्व्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर इट इज बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो आपको याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ये बेसिकली आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. The isothermal bulk modulus of an ideal gas at pressure P is. आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस के बारे में पूछा गया है. सो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस जो होता है आइडियल गैस का, ये आपके पास प्रेशर P के बराबर ही होता है. तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है. ठीक है, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस इज डायरेक्टली इक्वल टू द प्रेशर. बट यहाँ पे अगर आपसे एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस पूछा जाता, सो एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस जो है ये आपसे पूछा गया था आइसोथर्मल वाला. एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस आपका गामा टाइम्स होता है, गामा टाइम्स द प्रेशर. तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना. बट यहाँ पे आपसे किसके बारे में पूछा गया? आइसोथर्मल के बारे में. ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा. बट अगर यहाँ पे एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस पूछा जाता सो देन इट इज Ka इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स P. ये इसके बराबर होता. ठीक, चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 13.
एन एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट, जो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस है ये आपकी किस पर्टिकुलर टाइम पे अकर करती है। सो अभी हमने पढ़ा जो आपके पास आइसोथर्मल है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मल होगी। कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोबारिक होती है। अगर हीट कांस्टेंट है तो आपकी होगी एडियाबैटिक प्रोसेस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स एट अ कांस्टेंट हीट। बाकी टेम्परेचर और प्रेशर का आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये याद रखना कि एडियाबैटिक प्रोसेस आपकी कब होगी, जब आपकी हीट जो है ये कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट है आपके पास फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस गामा आपको दे रखा है Cp/Cv। ये याद रखना, गामा वैसे भी क्या होती है, रेशो है आपके पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है ये करेक्ट है। सो आपको याद रखना है, अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है आइसोथर्मल के लिए, बट यहां पे आपसे पूछा गया है एडियाबैटिक के लिए। सो एडियाबैटिक के लिए जो आपके पास कंडीशन होती है, ये इक्वेशन होती है, दैट इज एडियाबैटिक की पूछ रहे हैं हम, दैट इज PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज फॉर एडियाबैटिक। ये आपके पास एडियाबैटिक के लिए होगी। अब एडियाबैटिक में अगर हम देखें तो PV रेज टू पावर गामा हमें नहीं गिवन है। हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो या तो T और V की टर्म में है या फिर P और V की टर्म में। तो P और V की टर्म में तो हमारी ये ऑप्शन मैच ही नहीं की, तो अब हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा T और V की टर्म में। T की टर्म में लेके आना है ना, V तो ऑलरेडी है। सो हम कैसे लाएंगे, वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। लेट अस से फॉर 1 मोल के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, तो n आपका 1 हो गया, R आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसे भी हटा दो। अब यहां से हम P की अगर वैल्यू निकाले तो ये बनेगी T/V। P की वैल्यू कितनी आएगी, T/V। ये P की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे। सो दिस इज T/V इंटू V रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो T इंटू V रेज टू द पावर, ये ऊपर जाएगा -1, सो गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो आप देखो कि ये कोई इक्वेशन हमें गिवन है। सो यस, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास फिर राइट होगा। TV रेज टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। एडियाबैटिक के लिए बस आपको इक्वेशन याद रखनी है, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल के लिए होती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली रीअरेंज कर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके अलग अलग थर्मोडायनेमिकल कांस्टेंट्स की फॉर्म में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर working between 30 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने को बोला है। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज नथिंग बट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पूछी गई है किसकी, रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर की टर्म में हम एफिशिएंसी को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इसका जो आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज E इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना। अब T2 आपके पास यहां पे क्या दे रखा है और T1 आपके पास क्या दे रखा है, ये हम देखेंगे। T2 आपके पास होता है लोअर टेम्परेचर एंड T1 आपके पास होता है हायर टेम्परेचर। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में अगर हम ले तो 273 केल्विन, एंड 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 30 विच कम्स आउट टू बी 303 केल्विन। तो ये आपके पास इतना आ गया। अब T2 आपके पास कम टेम्परेचर है, सो दैट इज 273 डिवाइडेड बाय T1 है 303 माइनस 273। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 273 डिवाइडेड बाय 30, और जब आप इसे सॉल्व करते हैं ये आपके पास लमसम आंसर जो निकल कर आता है दैट इज
1 और 0 1, तो ये आपके पास बनेगा 9.1। तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो निकल कर आई रेफ्रिजरेटर की दैट इज 9.1। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो देखो 9.1 का क्लोज लेना है, क्लोज आपके पास कितना होगा 9 ना कि 10, क्योंकि 9.1 है, ज्यादा तो हो नहीं सकता, कम हम कंसीडर करेंगे। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट वन। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के केस में अगर वो काम कर रहा है 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो उसका कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना रहता है आपके पास 9 के बराबर रहता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट वन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना है कि कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या है। सो दैट इज E इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। एक और क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलता है कि रेफ्रिजरेटर के केस में कौन कौन से मोस्ट कॉमनली रेफ्रिजरेंट्स हम यूज करते हैं। सो वो आपको याद रखने हैं। सो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है अमोनिया, फ्रियोन, तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं जो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं रेफ्रिजरेटर के केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डोर ऑफ अ वर्किंग रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर का या फ्रिज का जो डोर है अगर वो खुला रह जाता है तो आपका जो कमरा है वो क्या होगा, क्या वो गर्म हो जाएगा, क्या वो ठंडा हो जाएगा, ना गर्म होगा ना ठंडा होगा, या नन ऑफ दीज। तो याद रखना अगर रेफ्रिजरेटर का डोर जो है ये खुला रह जाता है, वर्किंग रेफ्रिजरेटर की बात की गई है, इफ इट इज केप्ट ओपन देन रूम इज हीटेड, जो आपका रूम है ये क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वूलन क्लोथ्स आर यूज्ड इन विंटर सीजन बिकॉज वूलन क्लोथ्स आर, गर्म कपड़े या ऊनी कपड़े हम यूज करते हैं सर्दियों के मौसम में, ऐसा क्यों? क्योंकि जो वूलन क्लोथ है दे आर गुड सोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, हीट अच्छी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट के बैड कंडक्टर हैं, या फिर प्रोवाइड हीट टू द बॉडी कंटिन्यूअसली, बॉडी को लगातार हीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम अगर देखें सो यहाँ पे हम वूलन क्लोथ का यूज करते हैं विंटर सीजन में, क्योंकि वूलन क्लोथ्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को बाहर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इवन अंदर वाला जो आपका बॉडी हीट है उसे बाहर नहीं जाने देंगे और बाहर वाले को अंदर नहीं आने देगा, जिसकी वजह से हम वार्मथ फील करते हैं। सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट्स, दैट्स व्हाई वी विल यूज वूलन क्लोथ ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपके पास, if R, A and T represent the reflection coefficient, absorption coefficient and transmission coefficient respectively, then for a perfectly black body, देखो जो बॉडी आपकी perfectly black body है that is a good absorber as well as good emitter। एक perfectly black body good absorber होती है और एक good emitter भी होती है। तो आप देखो मान लो आपके पास ये कोई बॉडी दे रखी है, perfectly black body का केस दिया गया है, इसके ऊपर कुछ हीट जो है ये कोई हम जनरल बॉडी कंसीडर कर रहे हैं अभी, जिसके ऊपर हमने क्या हुआ अमाउंट ऑफ हीट जो है ये फॉल करवाई। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये आपके पास इंसिडेंट हीट होगी, ठीक है। अब ये हीट जो है ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो ये आपकी है एब्जॉर्ब्ड हीट, ये हम जनरल बॉडी ले रहे हैं, परफेक्टली ब्लैक नहीं कंसीडर की है। परफेक्टली ब्लैक होती तो ये सारी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती। फिलहाल के लिए हम एक जनरल बॉडी के लिए समझ रहे हैं, फिर हम इसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस के लिए एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है एब्जॉर्ब्ड हीट। अब कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी, सो दैट इज रिफ्लेक्टेड। क्यू अमाउंट ऑफ हीट आई है जो कि इंसिडेंट है, जो रिफ्लेक्ट हुई दैट इज लेट अस से क्यू आर, जो एब्जॉर्ब हुई दैट इज क्यू ए, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपकी क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। एब्जॉर्ब होने के बाद जो बच गई वो बाहर ट्रांसमिट हो जाएगी, सो दैट इज क्यू टी। अब देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ट्रांसमिटेड और एक होती है एमिटेड। ट्रांसमिशन और एमिशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसमिशन बेसिकली होती है इंसिडेंट रेडिएशंस के विद रिस्पेक्ट में,
आपके पास जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन आ रही है उसके विद रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, जो कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद जो कुछ अमाउंट जो है वो बाहर निकला, वो है आपके पास ट्रांसमिशन। बट मान लो आपके पास कोई एक बॉडी पड़ी है, अब इस बॉडी से जो हीट रेडिएशन, ऑलरेडी इसके अंदर जो हीट है वो हीट अगर बाहर एमिट हो रही है, सो दैट इज एमिटेड। बट ये जो ट्रांसमिशन है ये हमने किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करा, इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करा। ठीक है, अब यहां पे हमें ये समझना है कि R क्या है, A क्या है और T क्या है। R है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो इंसिडेंट हुई है। ठीक है, सिमिलरली एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट। सिमिलरली ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट। तो ये आपके पास होगा RAT की वैल्यू। अब हम देखेंगे, हमें पूछा गया है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कितना होगा, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट कितना होगा और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट कितना होगा। सो अगर हम देखें, अगर कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक है तो वो रिफ्लेक्ट तो करेगी नहीं, वो एमिट करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। रिफ्लेक्शन किसके विद रिस्पेक्ट में है, इंसिडेंट के विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट तो करेगी नहीं। इट मींस फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपके पास जो R की वैल्यू है ये कितनी होगी, 0। एब्जॉर्ब, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर। जितनी हीट आई सारी की सारी उसने एब्जॉर्ब कर ली। Q अमाउंट ऑफ हीट आई थी, Q ही उसने एब्जॉर्ब कर ली, सो Q डिवाइडेड बाय Q कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, सो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट कितना होता है, 1। अब अगर ये बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो इसने तो सारी अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया, तो ट्रांसमिट तो करेगी नहीं वो, है ना। तो उस केस में, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में ट्रांसमिशन कितनी होगी, 0। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज याद रखनी है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए आपके पास रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कितना है, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट कितना है और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट कितना है। सो 0, 1, 0। तो अब आप देख लो कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास एक्यूरेट है। सो ऑप्शन ए जो है ये आपके पास एक्यूरेट है। सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए आपके पास जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है ये 0 होता है, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट 1 होता है और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट भी 0 होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स। जो स्टार का कलर है ये किसकी वैल्यू को इंडिकेट करता है। सो देखो, कलर ऑफ द स्टार बेसिकली उसके टेम्परेचर को डिफाइन करेगा कि बॉडी का जो स्टार का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है या वो कम है या वो बिल्कुल कूलर है, तो वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेम्परेचर। सो द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स टेम्परेचर। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अगर तो कलर रेड है या अगर कलर येलो है या अगर कलर ब्लू है तो ये क्या क्या इंडिकेट करता है। सो ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब हॉटेस्ट है। येलो है तो मॉडरेट टेम्परेचर है, एंड अगर रेड कलर है तो ये मिनिमम टेम्परेचर इंडिकेट करता है। ठीक है, सो बेसिकली जो कलर है स्टार का ये इंडिकेट करता है उसके टेम्परेचर को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू। ये आपका प्रीवियस ईयर है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। रेन ड्रॉप्स जो हैं ये स्फेरिकल शेप में होती हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, तो रेन ड्रॉप्स बेसिकली आपकी स्फेरिकल शेप में कंसीडर इसलिए होती हैं क्योंकि ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती क्या है, सो जो आपका लिक्विड है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि दैट विल ट्राई टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। वो मिनिमम सरफेस एरिया जो है ये एक्वायर करना चाहता है। सो सरफेस टेंशन को अगर हम बात करें तो बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच a liquid surface try to acquire the minimum surface area and behave like a stretched membrane, और एक stretched membrane की तरह behave करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल देखो, जब हम लोग बाल वगैरह धोते हैं अपने, तो बालों में लिक्विड होता है, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि दैट विल ट्राई टू ऑक्यूपाई द मिनिमम एरिया। तो गीले बाल जो होते हैं वो एकदम साथ में चिपके हुए होते हैं,
ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जबकि जब आपके बाल जो हैं वो सूख जाते हैं तो वो उनका वॉल्यूम देखना उस टाइम पे, और जब वो गीले होते हैं तब उनका वॉल्यूम देखना। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी सरफेस टेंशन की। सो इसी तरीके से रेन ड्रॉप आपके पास एक लिक्विड है जो कि स्फेरिकल शेप एक्वायर करती है, बिकॉज स्फेरिकल शेप एक ऐसी शेप है जिसमें आपके पास मिनिमम एरिया एक्वायर होता है उस सब्सटेंस द्वारा। सो दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं हम फोर्स पर यूनिट लेंथ के साथ, एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीजें भी आपको साथ में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस टेम्परेचर के ऊपर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है? सो एट 4 डिग्री सेल्सियस जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम होती है। एज वी ऑल नो कि वाटर जो है ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है जनरली। बाकी मॉलिक्यूल्स के केस, बाकी सब्सटेंसेस के केस में अगर हम देखें, सो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं या टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। बट वाटर के केस में अगर हम बात करें, सो अगर ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, सो स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। बट 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा कि ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम है। सो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम क्या बोलते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी है ये मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका वॉल्यूम का रिलेशन, टेम्परेचर अब हम बढ़ाएंगे और अब इसका वॉल्यूम जो है ये बढ़ेगा। सो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है इसकी जो डेंसिटी है ये मैक्सिमम होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम डिक्रीज होता है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर जो है वो बाकी मॉलिक्यूल्स की तरह सिंपल बिहेव करना शुरू करता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी जो वाटर की मैक्सिमम होती है कहाँ पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दे कैन इवन सर्वाइव ड्यूरिंग द हार्श विंटर्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट? थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट कौन सा नहीं है? सो थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट आपके पास होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो ये तीनों तो हैं, जबकि R जो है दैट इज नॉट अ थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट विच इज रियल गैस कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू है आपके पास 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. If the temperature of the hot body is increased by 50%, the amount of radiation emitted in percentage is? अगर बोला है टेम्परेचर जो है हॉट बॉडी का ये बढ़ता है 50% के साथ, तो बताइए कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट करेगी बॉडी। तो अब देखिए यहाँ पे आपका लगेगा लॉ, स्टीफेंस लॉ, जिसके अकॉर्डिंगली आपके पास स्टीफेंस लॉ बेसिकली क्या बोलता है आपको, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर के बराबर है। अब मान लेते हैं आपका जो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था दैट इज T1, बट जो फाइनल टेम्परेचर है ये हमें क्या बोला गया है, ये 50% बढ़ गया। सो T1 प्लस 50% ऑफ T1, ठीक है। इनिशियल वाले के कंपैरिजन में ये आपका कितना बढ़ गया है, 50% तक बढ़ गया है। सो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस इज T1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू T1। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास निकल कर आएगा 1.5 T1। फाइनल टेम्परेचर आपके पास आ गया 1.5 T1। अब आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted in percentage is, कितना परसेंटेज इंक्रीज आया। सो जब आप परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे रेडिएशन में, परसेंटेज इंक्रीज इन रेडिएशन, तो ये आपका वही फॉर्मूला, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाली जाती है आपके पास, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ टेम्परेचर की 4th पावर के बराबर होता है। सो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। अब सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। T2 आपके पास है 1.5 टाइम्स T1 रेज टू द पावर 4 माइनस T1 के बराबर ही है, ये अगेन T1 रेज टू द पावर 4 इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा, यू कैन इवन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एज वेल नाउ।
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर नियरली इक्वल आता है आपका 406 के बराबर, ठीक है, 406 के बराबर आता है। परसेंटेज इंक्रीज निकाला है तो 406%। तो 406 का जो नियरेस्ट आपको गिवन था दैट इज ऑप्शन नंबर डी विच इज 400%। तो ये आपके पास एक्यूरेट आंसर है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आ चुका है टेट में ऑलरेडी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोल्ड सिरप फ्लोज स्लजशली बिकॉज ऑफ, जो कोल्ड सिरप है ये बहुत थिकली मूव करता है। बेसिकली कोल्ड सिरप आप कोई भी कफ सिरप कंसीडर कर सकते हैं जो ठंडा हो चुका है, सिरप है जनरली, है ना, जो बड़ा स्लजशली फ्लो करता है। ऐसा क्यों? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी। सो देखो कोहेशन होता है जो आपके पास फोर्स लगती है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, एडहेशन होता है द फोर्स विच एक्ट बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, सरफेस टेंशन अभी आपने पढ़ा कि क्या है आपके पास, लिक्विड की प्रॉपर्टी है उसे to acquire the minimum surface area, but what is viscosity? Viscous force क्या है? So this is similar as that of the frictional force, but ये आपको देखने को मिलती है लिक्विड्स के अंदर, ठीक है। सो जिसके विस्कस फोर्स हम आपके पास ऐसी फोर्स होगी जो कि बेसिकली उसके मोशन को अपोज करेगी एक तरीके से। सो कोल्ड सिरप स्लजशली फ्लो करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ, दिस इज बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से वो बेसिकली आपका स्लजशली मूव करता है, तो ये आपको याद रखना है। अनदर थिंग, विस्कोसिटी और टेम्परेचर का आपसे रिलेशन पूछा जाता है। सो विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। ये आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ लिक्विड, बट गैसेस के केस में अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। तो ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड में टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करती है और गैसेस में किस तरीके से रिलेट करती है। और विस्कोसिटी की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इसके यूनिट है आपके पास डेकापॉइस, तो इसके यूनिट्स भी याद रखना डेकापॉइस है, ठीक है। पॉइस या फिर डेकापॉइस जो है ये किसके यूनिट है आपके पास, विस्कोसिटी के यूनिट्स है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिजिडिटी मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिजिडिटी मॉड्यूलस पूछा गया है लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में जो आपके पास रिजिडिटी मॉड्यूलस की वैल्यू होती है दैट इज 0, ठीक है। रिजिडिटी मॉड्यूलस लिक्विड के केस में 0 होता है, जबकि अगर बल्क मॉड्यूलस पूछा जाता है लिक्विड के केस में तो उसकी वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी होती। तो ये याद रखना है, रिजिडिटी मॉड्यूलस लिक्विड के केस में कितना होता है, 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट वी हैव a person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time। शिमला में कोई रहने वाला व्यक्ति है, उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि अगर हम प्रेशर कुकर का यूज नहीं करते हैं तो खाना बनाना ज्यादा मुश्किल है। इसके पीछे का जो कारण हो सकता है वो क्या है, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, देखो हमें ये रिलेशन ढूंढना है किसके साथ, प्रेशर कुकर हमें हिंट दे रखा तो प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में देखना है, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर यूज नहीं किया तो डेफिनेटली हायर टेम्परेचर के ऊपर आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक द टाइम एट हायर एल्टीट्यूड विदाउट यूजिंग द प्रेशर कुकर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट वन। एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर क्या कर जाता है आपका, डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27 which is the temperature of sun is measures with। याद रखना सन का जो टेम्परेचर है ये मेजर किया जाता है with the help of pyrometer। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पायरोमीटर का यूज करते हुए हम टेम्परेचर जो है सन का ये मेजर करते हैं। तो डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इज। फारेनहाइट स्केल में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है ना। इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है। सो फारेनहाइट इज इक्वल टू, फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में जितना भी स्केल आपके पास गिवन होगा प्लस 32,
प्लस 32। अब आपको यहां पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पूछा गया है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा 0 केल्विन के बराबर है। 0 केल्विन मतलब अगर हम सेल्सियस में लें तो दिस इज -273.15। किसके बराबर होगा? -273.15 के बराबर। ठीक है, सेल्सियस में एब्सोल्यूट जीरो इसके बराबर होता है, प्लस 32। नाउ वी हैव ऑल वैल्यूज। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो एब्सोल्यूट जीरो जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे किसके बराबर होता है? -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं, तो तभी आप ये इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन, तो ये आपको वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव रेशो अमंग लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, एरियल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, इनके बीच में क्या रिलेशन है? सो अल्फा बीटा गामा का जो रिलेशन है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ये आपके पास है 1:2:3। जो आपके पास अल्फा है ये आपका होता है लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, मतलब जब आपके पास एक्सपेंशन अलोंग द लेंथ देखने को मिलती है। बीटा क्या है आपके पास? एरियल एक्सपेंशन, जब आपका एक्सपेंशन एरिया के अक्रॉस होता है, एंड गामा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जब आपकी एक्सपेंशन वॉल्यूम वाइज होती है। सो इनमें रिलेशन क्या है? 1:2:3। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट वन, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर है, आ चुका है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। अब देखो ट्रिपल पॉइंट कैसा पॉइंट होता है आपके पास वाटर का, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका वाटर है वो तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज बेसिकली अ पॉइंट वेयर द वाटर एग्जिस्ट, या इट इज अ टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो एट विच ऑल द 3 स्टेट्स of water coexist in thermal equilibrium। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये आपके पास जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ये आपके पास इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 273.16 केल्विन, इसके बराबर होगी। ठीक है, सेल्सियस में अगर पूछी जाए तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ध्यान रखना इट इज नॉट 0.15, ये 0.16 केल्विन होता है। तो यहां पे कई बार हम गलती कर जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है दैट इज 273.16 केल्विन, और ये बेसिकली ऑब्जर्व की जाती है अंडर द प्रेशर ऑफ 4.58 mm ऑफ mercury. This is being observed under the pressure of 4.58 mm of mercury. So condition भी साथ में याद रखना। ठीक है, so this is triple point of water. So that's all for today's question answers. So आज हमने जो कवर किए हैं क्वेश्चंस वो अगेन मैं बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चंस जो थे ये कवर किए हैं। ठीक है, सो होपफुली आज के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।